welcome to my class English with Preeti ma'am. Student, today we are going to cover a new topic and that is infinitive. Infinitive क्या है? ये भी एक नॉन फाइनाइट वर्ब है. जैसा कि आप लोग पहले ही जानते हैं, there are three नॉन फाइनाइट वर्ब: infinitive, gerund and participle. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको gerund और participle के बारे में बताया और आज हम लोग पढ़ेंगे infinitive क्या होता है. स्टूडेंट, infinitive और gerund दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. दोनों ही नॉन फाइनाइट वर्ब है और दोनों ही एज अ नाउन वर्क करते हैं. क्लियर? तो पहले देखते हैं कि इन्फिनेटिव होता क्या है. इन्फिनेटिव मतलब 2 + V1, यानी जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले 2 लगाते हैं तो वो क्या क्या बन जाता है, वो हमारी होती है इन्फिनेटिव वर्ब. ओके, अब ये इन्फिनेटिव हो, जैसे हम एग्जांपल लें, जैसे हम कहें टू सिंग, टू डांस. ओके, तो ये क्या हो जाता है हमारा इन्फिनेटिव. अब इसी इन्फिनेटिव को, वैसे तो ये वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले 2 लगता है, लेकिन ये एक नाउन की तरह एक्ट करती है. इट वर्क्स एज अ नाउन. और नाउन का क्या काम है? नाउन सेंटेंस में या तो एज अ सब्जेक्ट की तरह होता है या तो एज एन ऑब्जेक्ट. अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में बोलते समय ना, ने, नी ये शब्द निकलता है. क्या निकलता है? ना, ने, नी. और ये जैसे जेरंड हमें व्हाट क्वेश्चन का आंसर देता है, उसी तरह इन्फिनेटिव भी हमें व्हाट क्वेश्चन का आंसर देता है. क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पहचान करने के लिए कि ये इन्फिनेटिव है या क्या है. तो इन्फिनेटिव किस क्वेश्चन का आंसर देता है? ये भी हमें व्हाट क्वेश्चन का आंसर देता है. तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ऑलमोस्ट वो जेरंड की तरह ही है. तो फिर से हम देखते हैं इन्फिनेटिव क्या है. जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले हम 2 लगाते हैं तो हमारा इन्फिनेटिव हो जाता है. जैसे हम कहें, एग्जाम्पल हम देते हैं, हम टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ. क्लियर? तो मैंने क्या कहा कि जब इन्फिनेटिव बनता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले 2 लगता है, तो ये हमारा कहलाता है इन्फिनेटिव. और इन्फिनेटिव को अगर हिंदी में प्रोनाउंसिएशन हम उसका करें तो ना शब्द के अंत में ना, ने, नी आता है. जैसे टू वॉक यानी टहलना. टहलना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है. क्लियर? टहलना, सोना, जागना, खाना खाना, पढ़ाई करना, ये सारी चीजें क्या हो गई, ये इन्फिनेटिव में आती है और हम उनसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले 2 लगाकर क्लियर करते हैं. ओके, और ये क्या है, ये हमेशा नाउन की तरह काम करता है. यानी देखने में तो ये वर्ब है लेकिन ये हमेशा नाउन की तरह काम करता है. दूसरा, ये हमें व्हाट क्वेश्चन का आंसर देता है. अब इसी सेंटेंस को हम देखते हैं, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ. तो हम क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ. तो आंसर क्या आया, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ. क्लियर? तो इसका मतलब कि ये हमें व्हाट क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, ये इन्फिनेटिव है. ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द अदर यूजेस ऑफ इन्फिनेटिव. चलिए देखते हैं इन्फिनेटिव को क्या क्या यूजेस हैं. फिर भी एक बार मैं फिर क्लियर कर देना चाह रही हूँ कि क्या कहलाता है सब्जेक्ट और क्या कहलाता है ऑब्जेक्ट. स्टूडेंट, ये जो इन्फिनेटिव नाउन की तरह काम करता है, नाउन के 2 ही काम होते हैं. वो एज अ सब्जेक्ट आता है या तो एज एन ऑब्जेक्ट. मतलब या तो वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा या सेंटेंस के एंड में. जैसे हमारा सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है. क्लियर? इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, सेंटेंस. तो इन्फिनेटिव कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, इन्फिनेटिव एज अ सब्जेक्ट यूज हो सकता है, यानी सेंटेंस की बिगिनिंग उससे हो सकती है. जैसे यही है, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ. क्लियर? या तो ये वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब आपने पढ़ा है, ट्रांजिटिव वर्ब की जो ऑब्जेक्ट होती है, यानी वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट की प्लेस पे इन्फिनेटिव यूज हो सकता है. जैसे हम कहें कि आई लाइक टू प्ले. क्लियर? तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई है, वर्ब क्या है, लाइक, और वर्ब के बारे में कौन, मतलब उसका ऑब्जेक्ट क्या है, आई लाइक व्हाट, आई लाइक टू प्ले. यानी व्हाट क्वेश्चन का आंसर दिया और ये वर्ब के बाद आ रहा है, यानी ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है. तो यानी कहने का ये मतलब है, या तो इन्फिनेटिव एज अ सब्जेक्ट आएगा या तो एज अ ऑब्जेक्ट. क्लियर? तो नाउन के यही काम होते हैं, वो सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी. और इसी वजह से इन्फिनेटिव को कहा जाता है कि ये वर्ब होते हुए भी ये नाउन का काम करता है. क्लियर स्टूडेंट? नाउ लेट्स सी व्हाट आर द अदर यूजेस ऑफ इन्फिनेटिव्स. Infinitive
और जेरंड ऑलमोस्ट दोनों ही कभी कभी किसी सेंटेंस में यूज हो सकते हैं। जैसे हमने वॉक कहा है तो इसकी जगह हम वॉकिंग भी कह सकते हैं कि वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो वो भी सही होगा। क्लियर। अब चलिए देखते हैं यूजेस ऑफ इन्फिनेटिव्स। तो पहला यूज क्या है इसका, इट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। एज अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट का क्या मतलब, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। इसे मैं पूरा लिख दे रही हूं, एज अ सब्जेक्ट। जैसे टू ओबे, टू ओबे आर पेरेंट्स is a good habit, good habit, okay, या to obey your parents कर दो, to obey your parents is a good habit। तो यहाँ पे to के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो what is good habit, to obey your parent is a good habit, यानी यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ। इसी तरह से दूसरे भी सेंटेंसेस हम लिख सकते हैं, जैसे to play in the park keeps us healthy, to play in the park keeps us healthy। तो what keeps us healthy, to play in the park, यानी ये पूरा ये हमारा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर to play कैसे यूज हुआ है, यानी ये इन्फिनेटिव किस तरह से यूज हुआ, इट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ। अब हम इसका सेकंड यूज देखते हैं, इट इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। ये वर्ब की ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है, यानी वर्ब के बाद आता है। क्लियर, ये ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है उसके बाद आता है। जैसे हम कहें आई लव टू स्विम, क्लियर, इसमें वर्ब क्या है, लव, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है, तो आई लव व्हाट, आई लव टू स्विम। तो यहाँ पे ये हमारा इन्फिनेटिव किस तरह से आया, इट इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, यू वॉन्ट टू गो। क्लियर, तो व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, यू वांट टू गो। क्लियर, तो ये टू गो हमारा क्या है, इन्फिनेटिव है, जो कि एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ। क्लियर, एज अ सब्जेक्ट एंड एज एन ऑब्जेक्ट। अब इसके अदर यूजेस देख लेते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड आफ्टर प्रेपोजिशन। स्टूडेंट बिल्कुल ऐसे ही यूज जेरेंड के भी होते हैं कुछ, जैसे एज अ सब्जेक्ट जेरेंड भी आता है, एज एन ऑब्जेक्ट भी आता है। क्लियर, तो थर्ड यूज इज देयर, यूज, इट इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, यानी ये प्रेपोजिशन के बाद भी आता है। इट इज यूज्ड एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, किस तरह से, जैसे आई लाइक एवरीथिंग बट टू डांस। स्टूडेंट्स में प्रेपोजिशन क्या है, प्रेपोजिशन ये है हमारा बट। अब इसको अगर हम वर्ड से भी सेंटेंस अगर पूछते हैं, आई लाइक एवरीथिंग बट टू डांस। अब यहाँ बट प्रेपोजिशन जरूर है, लेकिन इसकी मीनिंग क्या आ रही है, इसकी मीनिंग आ रही है एक्सेप्ट, EXCEPT। एक्सेप्ट का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है बजाय, यानी मैं डांस करने की बजाय सब चीज पसंद करता हूं। यानी जब इसकी मीनिंग, इस बट की मीनिंग लेकिन ना निकल कर एक्सेप्ट निकलेगी, तो ऐसी जगह पर हम क्या यूज करते हैं, दिस इज यूज दिस इन्फिनेटिव। क्लियर, तो इन्फिनेटिव कैन बी यूज्ड आफ्टर प्रेपोजिशन। नेक्स्ट यूज हम देख सकते हैं, ही वॉज या ही इज अबाउट टू गो, ही इज अबाउट टू गो, यानी वो यहां से जाने वाला है। यहाँ इसमें प्रपोजिशन हमारा क्या है, अबाउट। क्लियर, तो दिस प्रपोजिशन, आई एम सॉरी, दिस इज इन्फिनेटिव कैन बी यूज्ड एज अ आफ्टर प्रपोजिशन, यानी प्रपोजिशन के बाद भी इन्फिनेटिव यूज हो सकता है, लेकिन बट के साथ तभी यूज होगा जब इसका मीनिंग सिवाय या बजाय इसके रूप में आए। क्लियर,
Now next use is it is used as a complement. कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है? पूरक, यानी ये सेंटेंस को पूर्ण करता है। क्लियर? इसका क्या मतलब है? जो बी की वर्ब फॉर्म होते हैं, जो वर्ब होता है बी, बी का कौन कौन सा वर्ब बी से बनते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, यानी ये हमारे लिंकिंग वर्ब के बाद भी इन्फिनेटिव हमारा यूज हो सकता है। क्लियर? जैसी my hobby is to dance. क्लियर? तो हमने क्या, इस जो हमारा आया वर्ब, इसके बाद हमने क्या लगाया? इन्फिनेटिव, यानी इज, एम, आर, ये सारी चीजें जो होंगी उसके बाद हमारा क्या आएगा? इन्फिनेटिव। जैसे आई एम टू गो, यानी मैं जाने वाला हूं। आई एम टू गो, एम हमारा बी की फॉर्म है, बी वर्ब की फॉर्म, तो उसके बाद हमने क्या यूज किया? उसके बाद इन्फिनेटिव यूज होगा। क्लियर? तो किस किस तरह से इसको यूज आपने देखा? एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, एज आफ्टर प्रेपोजिशन ये यूज होगा, और फिर इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज कॉम्प्लीमेंट। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द नेक्स्ट यूजेस। स्टूडेंट, जब सेंटेंस इट इज से शुरू हो, यानी इट, फिफ्थ यूज, व्हेन सेंटेंस स्टार्ट्स विथ इट, यानी इट से शुरू होने वाले सेंटेंस के साथ भी इन्फिनेटिव यूज होता है। जैसे इट इज, इट वॉज, जैसे हम क्या है? इट इज easy to solve the problem, to solve the problem. Clear? It is easy, यानी जब it is आएगा तो उसके साथ हम infinitive यूज करेंगे, लेकिन it is के तुरंत बाद आपका एक एडजेक्टिव जरूर आएगा, जैसे it is easy, it is difficult, it is problematic, इस तरह से करके। तो it is easy to solve the problem, या it is difficult to win the race, to win the race। स्टूडेंट, आप अगर हिंदी में मीनिंग निकाले तो देखिए इसको ना ही निकलता है। जैसे इट इज इजी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत इजी है। क्लियर? या इट इज डिफिकल्ट टू विन द रेस, रेस को जीतना बहुत कठिन है। इसकी तरह हम वॉज अगर करते हैं तो इट वॉज डिफिकल्ट टू विन द रेस, रेस को जीतना बहुत कठिन था। यानी जब सेंटेंस हमारा इट से स्टार्ट होगा तो भी हम वहां पर अपना इन्फिनेटिव यूज कर सकते हैं। बस एक शर्त है कि इट इज या इट वॉज जो भी हो उसके बाद एक एडजेक्टिव होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट यूज इज इट कैन ऑल्सो, टू जो है वो हमेशा यूज्ड के बाद भी आता है, यूज्ड और ऑट, ये दोनों क्या है? यूज टू और ऑट टू। यूज टू और ऑट टू ये क्या है? ये हमारे मॉडल्स हैं। क्लियर? ये इन मॉडल्स के बाद भी हम अपना इन्फिनेटिव यूज कर सकते हैं। जैसे आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, यूज टू का क्या मतलब है? करता था, यानी मैं क्रिकेट खेला करता था। क्लियर? आई यूज टू प्ले क्रिकेट। और ऑट टू का क्या मतलब है? ऑट टू का मतलब होता है चाहिए, यानी ऑट टू, लेकिन ये तब यूज करते हैं जब हम लोगों को मोरालिटी के बारे में बताते हैं, यानी उनकी कोई नैतिक फर्ज के बारे में उन्हें बताते हैं, नैतिकता के बारे में बताते हैं, तब ऑट टू यूज होना चाहिए। जैसे वी ऑट, OUGHT, ऑट टू, यानी हमें चाहिए। वी ऑट टू ओबे आवर पेरेंट्स, यानी हमें अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए। वी ऑट टू ओबे आवर पेरेंट्स, यानी जब भी यूज टू आएगा, यूज्ड आएगा या ऑट आएगा तो उसके साथ हमें इन्फिनेटिव टू लगाना होगा। क्लियर? तो ये यूज टू और ऑट टू हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है, अगर यूज टू के पहले बी की फॉर्म आती है, यानी जैसे बी है फिर उसके बाद यूज टू आया, इसका क्या मतलब? बी का मतलब, यानी बी किसके किसके, बी में कौन कौन सी वर्ब फॉर्म आती है? इज, एम, आर, वॉज, वर।
यानी यूज टू के पहले अगर इज एम आर वॉज वर है तो वहां पर इन्फिनेटिव नहीं यूज होकर वहां पर जेरेंड यूज होगा। जैसे आई एम यूज टू प्लेइंग फुटबॉल। यानी अगर यहां देखिए यूज टू तो आया है लेकिन उसके पहले वर्ब की फॉर्म आई है, बी वर्ब की फॉर्म आई है यानी एम। यहाँ इज एम आर शॉर्ट में समझ लीजिए, अगर यूज टू के पहले इज एम आर वॉज वर इनमें से कुछ भी आता है तो आप वहां पर इन्फिनेटिव नहीं लगाकर वहां पर जेरेंड लगाएंगे। क्लियर? तो ये डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी द अदर। Infinitive is also used when we talk about the purpose, यानी कोई भी काम हम किस उद्देश्य से करने जा रहे हैं अगर उस पर्पस उस उद्देश्य को बताया गया तो भी इन्फिनेटिव यूज होता है। क्लियर? नेक्स्ट इज यूज टू शो पर्पस। क्लियर? पर्पस या कॉज, किसी काम के करने का कारण। क्लियर? जैसे मैं वहां जीतने के लिए मैंने पार्टिसिपेट किया, तो जब पर्पस या कॉज दिखाता है तो उसका मीनिंग जो हिंदी में है वो के लिए आता है। जैसे आई सैंग अ सॉन्ग टू विन द कॉन्टेस्ट। यानी मैंने गाना गाया, किस लिए गाया, मेरा पर्पस क्या था, टू विन द कॉन्टेस्ट, यानी वे कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे के लिए मीनिंग निकल रहा है, यानी जब हम पर्पस की बात करते हैं या कोई भी काम किस उद्देश्य से कर रहे हैं या किस कारण से कर रहे हैं तो उस वर्क को हम इन्फिनेटिव के थ्रू दर्शा सकते हैं और उसमें वहां पर उसका मीनिंग हिंदी में के लिए आता है। जैसे मैं आपको पढ़ाने के लिए हूं तो आई एम standing here to teach the children, ओके तो मेरा पर्पस क्या है, बच्चों को पढ़ाना, टू टीच। तो आई एम स्टैंडिंग हियर टू टीच द चिल्ड्रन, यानी मैं यहाँ पर पढ़ाने के लिए हूँ। यहाँ पर मीनिंग क्या निकला, के लिए। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट यूज है इन्फिनेटिव का, इट कैन बी यूज फॉर शोइंग पर्पस और कॉज, यानी किसी काम का उद्देश्य या कारण बताने के लिए भी इसका यूज हो सकता है। क्लियर? नाउ सी, ये हमेशा कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ भी ये जरूर ही यूज होता है। जैसे ये वर्ड्स कौन कौन से हैं, जैसे नो, क्लियर, अंडरस्टैंड, रिमेंबर, एक्सप्लेन। स्टूडेंट ये वर्ड्स आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर? नो, अंडरस्टैंड, रिमेंबर, एक्सप्लेन, फॉरगेट, वंडर, आस्क, लर्न। यानी अगर ये वर्ड्स हो सेंटेंस में तो उन वर्ड्स के साथ हम WH वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। WH वर्ड कौन कौन से आएंगे, जैसे वॉट, वेयर, इसमें हाउ को भी हम जोड़ सकते हैं, हाउ, व्हेन एंड वेयर। यानी इन सब को यूज करके भी प्लस इन्फिनेटिव यूज कर सकते हैं। यानी जिस सेंटेंस में ये वर्ड्स हो, नो, अंडरस्टैंड, रिमेंबर, ये सारे वर्ड्स, तो उसके साथ हम WH वर्ड यानी क्वेश्चनिंग वर्ड को यूज करके भी इन्फिनेटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन करने में, जैसे हम कहें आई डोंट नो वेयर टू गो। क्लियर? तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल मैं देखती हूँ, आई डोंट नो, तो इनमें से कौन सा वर्ड आया, ये फर्स्ट वर्ड आया। क्लियर? नो यहाँ आया, तो आई डोंट नो। क्लियर? अब हम क्वेश्चन पूछने के लिए इन सारे वर्ड्स में से किसी को भी यूज कर सकते हैं और फिर उसके बाद इन्फिनेटिव लगा सकते हैं। तो आई डोंट नो
what to do। क्लियर? लेकिन ये क्वेश्चन ना होकर यहाँ पे स्टेटमेंट, यहाँ फुल स्टॉप रहेगा, आई डोंट नो व्हाट टू डू। इसी तरह अगर हम दूसरा कोई वर्ड लें, जैसे अंडरस्टैंड लें, आई डोंट अंडरस्टैंड वेयर टू गो, वेयर टू गो, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊं। आई डोंट अंडरस्टैंड वेयर टू गो। इससे स्टूडेंट बहुत सारे स्टेटमेंट बन सकते हैं। और भी एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये रब करते हैं, इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल और लिखते हैं, क्यों ये जो है रूल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब हम दूसरा लेते हैं सेंटेंस, जैसे एक्सप्लेन, ही एक्सप्लेन्ड हाउ टू use, he explained how to use, या how to use your कुछ भी सेंटेंस, abilities, he explained, देखिए explain वर्ड आया यहाँ पे, ये explain दिया है। क्लियर? अब he explained, अब उसके साथ हम इन चारों में से जितने भी वर्ड्स हैं, इनमें से कोई भी एक वर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो he explained how to use it, यानी हाउ टू यूज योर एबिलिटी, कि कैसे अपनी एबिलिटी का यूज करें। तो क्लियर स्टूडेंट, क्या समझ में आया कि इन ये वर्ड्स कौन से वर्ड्स, नो। अब इसको अगर हम इजी वे में एक जैसे स्टोरी बनाकर अगर हम याद करें तो कैसे होगा, समझिए एक बॉय है जिसका नाम है राहुल। ठीक है? तो राहुल कुछ जानता है। ठीक है? राहुल ने कुछ जाना। क्लियर? नो मीन्स क्या होता है, जानना। तो राहुल ने कुछ जाना, अंडरस्टैंड मीन्स समझना, फिर वो कुछ समझा, फिर उसको याद किया, फिर एक्सप्लेन किया। फिर से रिपीट कर रही हूँ, राहुल ने कुछ जाना, कुछ समझा, उसको याद किया, फिर एक्सप्लेन किया, लेकिन वो भूल गया। क्लियर? भूल गया, उसे वंडर हुआ, यानी बहुत आश्चर्य हुआ कि वो कैसे भूल गया। फिर उसने पूछा और फिर उसने उसको सीख लिया। क्लियर स्टूडेंट? अगर हम इस तरह एक स्टोरी बनाकर कुछ वर्ड्स को याद करते हैं तो वो वर्ड्स हमें याद रहते हैं इजिली। क्लियर? तो इस तरह से आप सारे वर्ड्स को याद कर लिए कि अगर इनमें से कोई भी एक वर्ड आता है, क्लियर, तो उसके साथ हम अपने क्वेश्चनिंग वर्ड को यूज करके भी इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इट्स सो इजी। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल एंड नेक्स्ट रूल। Student, it can also be used with has to, has, have and had, यानी इन तीनों वर्ड्स के साथ भी हमारा इन्फिनेटिव यूज हो सकता है, लेकिन इसकी मीनिंग बदल जाती है, जैसे वो कंपल्शन हो जाता है। जैसे हम कहें आई हैव टू स्टडी। क्लियर? यानी मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है। She has to go to school, उसे स्कूल जाना पड़ता है। क्लियर? और पास्ट टेंस में क्या होगा, they had to learn their lesson। क्लियर? यानी उनको अपना लेसन याद करना पड़ा। यानी जब हैज, हैव, हैड के साथ टू ऐड हो जाता है तो उसका मीनिंग कंपल्शन में आ जाता है, यानी उनको वो चीज करनी पड़ी। दे हैड टू लर्न देयर लेसन। स्टूडेंट क्लियर? आई होप ये क्लियर होगा कि क्या है इन्फिनेटिव, बिकॉज आई हैव शोन यू सो मेनी एग्जाम्पल्स। तो अब एक रिकैप कर लेते हैं क्या क्या है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव एक आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है जो ऑलमोस्ट जेरेंट की तरह काम करता है, और जेरेंट को चलिए किनारे कर देते हो, सिर्फ उसकी बात नहीं करते, सिर्फ इन्फिनेटिव नाउन की तरह यूज होता है, और ये इसके डिफरेंट यूज है। ये व्हाट क्वेश्चन का आंसर अक्सर देता है, और इसमें शब्द के अंत में ना, ने, नी आता है। क्लियर? अब इसका डिफरेंट यूज क्या है, ये एज अ सब्जेक्ट यूज होता है, एज एन ऑब्जेक्ट यूज होता है, प्रेपोजिशन के बाद ये यूज हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज हो सकता है, यानी जो लिंकिंग वर्ब है इज, एम, आर, वाज, वर, उसके बाद ये यूज हो सकता है। फिर
इट जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वो वहां पर यूज हो सकता है। फिर कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स मैंने बताया जैसे नो, अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन, फॉरगेट, रिमेंबर, इन सारे वर्ड्स के साथ वो यूज हो सकता है। हैज, हैव, हैड के साथ यूज हो सकता है। और इसके अलावा भी शायद एक दो यूज मैंने और बताया। तो सारे यूजेस आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, देन डेफिनेटली इट विल बी क्लियर टू यू ऑल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें और सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।